नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व की कक्षा में हमने आप लोगों को कर्णस्य निष्कृष्ट लक्षणमिदम के संबंध में बतलाए हुए थे और आज की कक्षा में फिर उसी के संदर्भ में कर्ण से निष्कृष्ट लक्षण और उसका कारण के संबंध में बतलाने का प्रयास कर रहा हूं। तो प्रियांशु छात्र, किसी भी जन्य वस्तु की उत्पत्ति किसी कारण से हुआ करती है, चाहे वह वस्तु द्रव्य हो या गुण अथवा कर्म। जिसके रहने पर जो कार्य उत्पन्न हो और जिसके न रहने पर जो कार्य उत्पन्न न हो, वह उस कार्य के प्रति कारण होता है। जैसे आग न होने पर किसी भी वस्तु को जलाया नहीं जा सकता, आग से जलाया जा सकता है, अतः आग दाह के प्रति कारण होती है। इसी प्रकार तंतुओं के होने पर कपड़े बनते हैं और उनके न होने पर नहीं बनते हैं। अतः तंतु कपड़े के प्रति कारण होते हैं और कपड़ा न होने पर उसमें रूप रस आदि कोई गुण उत्पन्न नहीं होते। अतः उन गुणों के प्रति कपड़े को कारण मानना पड़ता है। इसी प्रकार यदि वृक्ष की शाखा न हो तो वायु के धक्के से उसमें कंपन स्वरूप कर्म नहीं पैदा हो सकता, क्योंकि बिना आश्रय की उत्पत्ति किसी की भी कैसे हो सकती है। अतः उस चलन के प्रति वह वृक्ष शाखा है कारण। कार्य के प्रति यदि कारण न माना जाए तो वह कदाचित न हो सकेगा। अर्थात या तो कार्य सर्वदा होगा या कभी नहीं होगा, किंतु कभी होगा और कभी होगा नहीं, जैसा कि होता है नहीं हो सकेगा। अतः कार्य के प्रति कारण मानना ही होगा। सारे कार्य एक कारण से उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योंकि यदि ऐसा होता तो कार्यों की उत्पत्ति जो क्रम से होती है, अर्थात सभी कार्य एक साथ ही उत्पन्न नहीं हो जाते, यह बात नहीं हो पाती। कार्योत्पादन दक्ष वह एक कारण कार्योत्पत्ति में विलंब क्यों करता है। अतः यह मानना पड़ेगा कि विभिन्न कार्यों के प्रति कारण भी विभिन्न हुआ करते हैं एवं कोई भी कार्य एकमात्र कारण से उत्पन्न नहीं हो सकता। जैसे कपड़ा केवल तंतु मात्र से नहीं उत्पन्न हो सकता जब तक न कि करघा और बीनने वाला आदि अन्य कारण नहीं जुट जाते। अतः मानना पड़ेगा कि कार्य की उत्पत्ति तब होती है जबकि कारणों की समिष्ट रूप सामग्री जुटती है, परंतु सामग्री के बीच प्रत्येक सदस्य को कारण माना जाता है, क्योंकि किसी भी एक के विघटन से कार्य उत्पन्न नहीं हो पाता। तो प्रियांशु छात्र, कुछ लोग कार्य कारण भाव नहीं मानते। उनका कहना है कि कोई भी वस्तु नई नहीं उत्पन्न होती, अतः कारण जिसके प्रति माना जाएगा, हाँ, अभिव्यंगाभि व्यंजक भाव है, अर्थात जिसे आरंभवादी कारण कहा करते हैं। तत्वतः वह अभिव्यंजक है और जिसे कार्य कहते हैं वह अभिव्यंग्य है, जो पहले से ही विद्यमान वस्तु को प्रकाशित करे, अर्थात लोगों को उसका ज्ञान करावे, वह होता है अभिव्यंजक। और जिसकी उस अभिव्यंजक से अभिव्यक्ति हो, अर्थात उसमें जो समझाया गया, वह कहलाता है अभिव्यंग्य। जैसे दीप से विद्यमान वस्तुओं का ज्ञान होता है, वह वस्तुओं को समझता है, अतः वह होता है अभिव्यंजक। और वृक्ष, फल, फूल आदि पदार्थ जो कि अंधेरे में नहीं देखे जाते, दीप के सहारे देखे जाते हैं, वे हैं अभिव्यंग्य। इसी तरह मिट्टी से घड़ा, तंतुओं से कपड़ा तत्वतः उत्पन्न नहीं होता, किंतु पहले मिट्टी तंतु आदि रूप से वह विद्यमान ही रहता है, किंतु कुंभकार तंतु बाय आदि अभिव्यंजकों से स्वलंबित मृत्तिका और तंत्र स्वरूप
अभिव्यंजक से अभिव्यक्त अर्थात स्पष्ट रूप से प्रकाशित होता है। मात्र किंतु यह मतवाद इसलिए युक्तियुक्त मालूम नहीं होता कि यदि उपादान में उपादेय छिपे रहते हैं, ऐसा माना जाए जैसा कि वे लोग मानते हैं, तो एक बरगद के अति क्षुद्र बीज में असंख्य महावृक्षों की स्थिति माननीय होगी, क्योंकि इस एक बीज से एक वृक्ष होकर उससे करोड़ों बीज और उनसे फिर करोड़ों महावृक्ष और उनसे फिर असंख्य बीज, इस प्रकार अनंत संसार में पीछे पीछे जितने भी उसकी संतान धारा में महावृक्ष उत्पन्न होने वाले होंगे, सबकी अभिव्यक्त रूप से अवस्थित इस मूल बीज में मानना होगा। परंतु क्या उतने परमाणु इस बीज के अंदर हो सकते हैं? यदि नहीं तो यह मानना कैसा उपहासास्पद होगा। अतः यही मानना उचित है कि पूर्व एक वृक्ष में परवर्ती एक वृक्ष का उत्पादन सामर्थ्य स्वरूप कारणता विद्यमान है, जिससे पीछे पीछे महावृक्ष उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार सभी कार्य के संबंध में समझना चाहिए। साथ ही इस मतवाद के खंडन में उन युक्तियों को भी ध्यान में रखना चाहिए जिनका उल्लेख परमाणु पुंजवाद के खंडन में किया गया है। जैसे यदि आरंभवाद न माना जाए तो पदार्थों के परस्पर सम्मिश्रण से जो विभिन्न गुणों का आधान होता है वह नहीं होना चाहिए, क्योंकि नई वस्तुओं तो इस मत में बन नहीं सकती। यदि यह कहा जाए कि सब में सब गुण रहते हैं, उनका प्रकाश संयोग से होता है, तो यह भी नहीं कहा जा सकेगा, क्योंकि संयोग भी तो उसमें नया नहीं माना जा सकता। फिर तो सर्वदा उससे वह लाभ या दोष होना चाहिए जो संयोग के अनंतर पाया जाता है। साथ ही विधि निषेध खाद्य पथापथ्य आदि की सारी व्यवस्थाएं चौपट हो जाएगी। अतः आरंभवाद मानना ही पड़ेगा और फिर कार्य कारण भाव भी अनिवार्य ही स्वीकृति होगा। प्रियांशु छात्र, तो आज की कक्षा में बस इतना ही। अब आगे कक्षा में कारण के प्रभेद के संबंध में, उसके बाद सृष्टि के संबंध में आप लोगों को विस्तार से बतलाएंगे। इति